देश का सबसे बड़ा नेता जनादेश का इंतजार कर रहा है। देश के सबसे बड़े नेता को अपनी जीत की खबर मिलती है। देश के सबसे बड़े नेता को खुश होना चाहिए क्योंकि अब वो प्रधानमंत्री बनेगा। अब सत्ता उसके वश में है। लेकिन इस खुशी के साथ नत्थी है एक छोटा सा दुख कि उसका सबसे करीबी चुनाव हार गया। इस स्क्रिप्ट को 3 अलग अलग सिचुएशन में हूबहू लागू किया जा सकता है। इंदिरा गांधी जीत की खबर सुन रही हैं और पता चलता है प्रणब मुखर्जी चुनाव हार गए। अटल बिहारी वाजपेयी जीत की खबर सुन रहे हैं और पता चलता है प्रमोद महाजन चुनाव हार गए। नरेंद्र मोदी जीत की खबर सुन रहे हैं और खबर आती है अरुण जेटली चुनाव हार गए। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लंदन टॉप के पॉलिटिकल किस्से हैं और किस्सों में आज बात होगी पहली चुनावी हार की, यानी प्रणब मुखर्जी की चुनावी हार की। और ये हार बाकी 2 उदाहरणों के मुकाबले कुछ अलहदा है क्योंकि इंदिरा गांधी ने प्रणब मुखर्जी से लोकसभा चुनाव न लड़ने को कहा था, साफ सलाह दी थी आपको लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अपने नेता के इस सुझाव को प्रणब ने नहीं माना, लड़े और हारे। तो असल में हुआ क्या था, कुछ विस्तार से दाखिल होते हैं। प्रणब मुखर्जी 1969 में बांग्ला कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा का चुनाव जीतकर पहली दफा संसद पहुंचते हैं। तब वो 71 साउथ एवेन्यू के 2 कमरे के सांसद फ्लैट में रहते थे। 1969 का राष्ट्रपति चुनाव पूरा देश जानता है। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस चुनाव के बाद कांग्रेस से निकाल दिया था। सबको पता है कांग्रेस के कैंडिडेट थे नीलम संजीव रेड्डी, इंदिरा के कैंडिडेट थे पूर्व उपराष्ट्रपति, मतलब जो उस वक्त उपराष्ट्रपति थे, वीवी गिरी। खैर, कांग्रेस में 2 फाड़ होती है, विभाजन होता है। इंदिरा कांग्रेस का नया नाम होता है कांग्रेस रिक्विजनिस्ट कांग्रेस आर, जबकि निजलिंगप्पा वाले गुट को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन या संगठन कांग्रेस कहा जाता है। इसके बाद 1971 का लोकसभा चुनाव होता है, लेकिन इस चुनाव से ठीक पहले बांग्ला कांग्रेस का कांग्रेस रिक्विजनिस्ट यानी कि कांग्रेस आर में विलय हो जाता है। शब्द ऐसा है, जबान लड़खड़ाती है, रिक्विजनिस्ट, वहां से कांग्रेस आर आया। उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार बनती है और इस सरकार में 1974 में प्रणब मुखर्जी पहली बार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। उन्हें शिपिंग और ट्रांसपोर्ट विभाग का उप मंत्री बनाया जाता है। जल्दी वो वित्त मंत्री यशवंतराव चव्हाण के साथ संबद्ध कर दिए जाते हैं। 2 साल तक वो उप वित्त मंत्री के रूप में काम करते हैं। फिर आता है 1977 का लोकसभा चुनाव। इमरजेंसी के बीतने के बाद चुनाव में इंदिरा विरोधी लहर चल रही थी। आपातकाल की जातियों के चलते कांग्रेस रिक्विजनिस्ट जनता की नजरों से उतर गई थी। विपक्षी एकता के नाम पर जनता पार्टी बन गई थी, जिसने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीएम के साथ गठबंधन किया था। हालांकि जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई थी, वो कांग्रेस आर यानी कि इंदिरा के साथ थी। तो सीपीआई कांग्रेस आर यानी इंदिरा के साथ और सीपीएम जनता पार्टी के साथ। इस चुनाव में पश्चिम बंगाल की मालदा लोकसभा सीट पर कांग्रेस आर की तरफ से कैंडिडेट थे उप वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी। यहाँ उनका मुकाबला सीपीएम के दिनेश चंद्र जोरदार से हुआ। इस मुकाबले में प्रणब मुखर्जी को हार का स्वाद चखना पड़ा। लगभग 30,000 वोटों से वो खेत रहे। इसके बाद 1978 में एक बार फिर इंदिरा गांधी को उनकी बनाई कांग्रेस से निकाल दिया गया और तब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई का गठन किया। ये कांग्रेस आई ही हिंदी में इंदिरा कांग्रेस या उसका शॉर्ट फॉर्म इंका कही जाती है। उस वक्त के तमाम बड़े कांग्रेसी नेता जैसे वाईबी चौहान, सी सुब्रमण्यम, कर्ण सिंह, टी.ए. पै, बलिराम भगत, ये सब चौहान कांग्रेस, जिसका नाम बाद में बदलकर कांग्रेस उर्स हो गया, उसमें थे। इंदिरा गांधी के साथ कुछ गिने चुने क्षेत्रीय नेता थे जैसे पीवी नरसिम्हा राव, ज्ञानी जैल सिंह, जगन्नाथ मिश्र, जानकी वल्लभ पटनायक इत्यादि। ऐसे में दिल्ली में पार्टी का काम देखने के लिए इंदिरा गांधी ने एक नई टीम तैयार की जिसमें प्रणब मुखर्जी, भीष्म नारायण सिंह और बूटा सिंह जैसे नाम थे। फिर 79-80 का दौर आता है, लोकसभा का चुनाव होता है। एक बार फिर प्रणब मुखर्जी लोकसभा चुनाव लड़ने की जिद पकड़ लेते हैं और इसी जिद के वशीभूत वो इनका अध्यक्ष इंदिरा गांधी के पास जाते हैं और कहते हैं, मैडम मैं भी चुनाव लड़ूंगा और इस बार बोलपुर से लड़ूंगा।
इंदिरा गांधी उनकी पत्नी यानी कि प्रणब मुखर्जी की पत्नी सूर्य मुखर्जी से बात करती हैं, फिर समझाती हैं कि प्रणब, तुम्हें फील्ड की सियासत की कुछ समझ नहीं है, इसलिए चुनाव लड़ने की मत सोचो। वैसे भी वो इलाका वामपंथियों का गढ़ है, तुम्हारी पत्नी भी नहीं चाहती कि तुम चुनावी मैदान में उतरो। इस पर प्रणब उन्हें ये कहकर कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि मैं गांव से उठकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, उस इलाके की नस नस से वाकिफ हूँ, इसलिए मुझे चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इंदिरा समझाती रहीं, प्रणब नहीं माने। अंततः इंदिरा गांधी को प्रणब मुखर्जी की जिद के आगे झुकना पड़ा। वो बोलपुर पहुंचे, पर्चा भरा, दिन रात मेहनत की, प्रचार किया, लेकिन जब नतीजा आया तब इंदिरा गांधी सही साबित हुई। प्रणब मुखर्जी को सीपीएम के साराधीश राय के हाथों मात हाथ लगी। इसके बाद प्रणब मुखर्जी निराश होकर कोलकाता में बैठ गए। जबकि उस चुनाव में पूरे देश में इंका को भारी सफलता मिली थी। 353 सीटें मिली थी इंदिरा गांधी की कांग्रेस को, लेकिन प्रणब चुनाव हार गए थे। अपने घर में बैठे थे, शोक की मुद्रा में। तभी उनके फोन की घंटी बजती है। लाइन की उस तरफ इंदिरा गांधी थी और था एक आदेश कि जल्दी दिल्ली पहुंचे। मुझे मन से प्रणब दा ने दिल्ली की फ्लाइट पकड़ी, दिल्ली पहुंचे और एयरपोर्ट पर जब वो फ्लाइट से बाहर निकले तो उन्हें अचरज हुआ, क्योंकि उन्हें रिसीव करने के लिए उस वक्त देश का सबसे ताकतवर नेता खड़ा था। संजय गांधी खड़े थे। संजय गांधी प्रणब मुखर्जी को लेकर सीधे 12 विलिंगटन क्रिसेंट, जो तब इंदिरा गांधी का आवास हुआ करता था, वहां पहुंचे। अपनी जिद के चलते शर्मिंदा प्रणब ने किसी प्रकार इंदिरा का सामना किया, लेकिन इंदिरा ने प्रणब की आशंका के ठीक उलट उनसे व्यवहार किया। प्रणब को आशंका थी कि इंदिरा नाराज होगी, लेकिन इंदिरा ने गर्मजोशी दिखाते हुए कहा, प्रणब, मैंने तुमसे कहा था ना कि चुनाव लड़ने की जिद मत करो। खैर कोई बात नहीं, जल्दी से अपने घर जाओ और कैबिनेट सचिव के फोन का इंतजार करो। आपको बता दें कि नई सरकार के गठन के दौरान शपथ लेने वाले मंत्रियों को कैबिनेट सचिव के द्वारा ही औपचारिक सूचना दी जाती है, इसलिए इंदिरा ने ये बात कही थी। 14 जनवरी 1980 के रोज मकर संक्रांति के दिन इंदिरा गांधी और उनका मंत्रिमंडल शपथ लेता है। प्रणब मुखर्जी को इस्पात और खान मंत्री बनाया जाता है। फिर उन्हें इतना भरोसा मिल जाता है आला कमान का कि इंदिरा कहती हैं, प्रणब के मुंह से कभी कोई बात नहीं निकलवाई जा सकती, उनके मुंह से तो सिर्फ धुआं निकलता है। ये धुएं का जिक्र क्यों? प्रणब मुखर्जी डनहिल का पाइप पीने के शौकीन थे और इसी के चलते इंदिरा गांधी ने ये बात कही थी। और इसके बाद प्रणब का सियासी करियर ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने लगता है। ये थमता है इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, लेकिन उस अफसाने का जिक्र किसी और वक्त। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्से।